गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि बच्चों आपको पता है, हमारा जो सेकंड की जो चौथी यूनिट है उसका जो पहला अध्याय है भारत की विदेश नीति और गुट निरपेक्षता की नीति। हमने भारत की विदेश नीति के प्रमुख विशेषताओं का अवलोकन कर लिया। इसके अतिरिक्त गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता का अर्थ, गुट निरपेक्षता की नीति, इसका अध्ययन कर लिया। इसके अतिरिक्त हमने नई विदेश नीति का सूत्रपात, 5 मूल सिद्धांत, पड़ोसी पहले की नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी की स्थान पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अध्ययन कर लिया। इसके अलावा मध्य पूर्व एशिया के देशों, विशेषकर सऊदी अरब, ईरान के साथ हमारे संबंधों का हमने अध्ययन किया। इसके अलावा कल मैंने आपको भारत और इजराइल के बीच संबंधों की विवेचना करके बताई थी कि भारत और इजराइल के संबंध है वो कितने मधुर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कल हमने भारत और रूस संबंधों का भी अध्ययन किया था। तो इसको हम पुनः एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जैसा आपको पता है, भारत और रूस दोनों परंपरागत मित्र रहे हैं, परंतु जैसा आपको पता है कि 1991 में आपको पता है सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सोवियत संघ जिसमें रूस भी शामिल था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। विघटन होने के बाद कई नए राष्ट्रों का उदय हुआ। रूस ने सोवियत संघ के साथ, जो सोवियत संघ के जो भारत के साथ किए गए वादे थे, जो समझौते थे, उन्हें रूस ने भारत के साथ पूरा किया। तो रूस ने भारत के साथ हमेशा मैत्री रखी। हमारे सुख दुख का सबसे परम साथी है वो रूस ही रहा है। जब भी हमारे देश में संकट रहा है तो रूस ने सबसे आगे आकर भारत की मदद की। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और भारत में आपको पता है समाजवादी अर्थव्यवस्था को हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को त्यागते हुए हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। और 1991 के बाद वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, बाजारीकरण हेतु अपने जो दरवाजे हैं वो विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए और हमने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। उदारवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? व्यापार में आने वाले प्रतिबंधों एवं बाधाओं को समाप्त करके हमने व्यापार का सरलीकरण किया। हमने व्यापार का क्या कर दिया? सरलीकरण कर दिया है। तो 1991 के बाद बदले हुए परिदृश्य में हमने वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, बाजारीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ क्या रहते हैं? 2 या 2 से अधिक देशों बीच में परस्पर सहयोग और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को, यानी विश्व का एक हो जाना, विश्व का एक समूह में मिल जाना, उसे हम वैश्वीकरण
कहते हैं। और उदारवाद क्या कहती है, हमने अर्थव्यवस्था को उदार बना दिया, जिसके तहत जो विदेशी कंपनियां भारत में आने से हिचकिचाती थी, उनके लिए हमने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए। विदेशी कंपनियां भारत में आ सकती है। उसके बाद में हमारे देश में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ। तो जो मल्टीनेशनल MNC कंपनियां होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNC, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। आपको पता है हमारे देश में भुगतान संतुलन पैदा हो गया था 1991 में, सोवियत संघ टूट गया था। ऐसी बदली परिस्थितियों में हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे है वो खोल दिए। तो भारत आज भी अपना जितना भी सैन्य सामान है वो ज़्यादातर है वो रूस से ही खरीदता है। रूस है वो भारत को करीब 80 से 90% है वो अपने रक्षा आयुधों की पूर्ति करता है। किंतु बदले परिस्थितियों में भारत के लिए आपको पता है यूरोप के अन्य देश भी बहुत सहयोगी रहे हैं, विशेषकर जर्मनी और फ्रांस। आपको पता है फ्रांस के साथ भारत के रक्षा संबंध रहे हैं। और रफाल जो लड़ाकू विमान खरीदा है, रफाल लड़ाकू विमान जो भारतीय नौसेना की शान बढ़ा रहा है, ये है फ्रांस ने हमें दिया है, फ्रांस ने ही हमें दिया है। तो बदले हुए परिस्थितियों में जर्मनी और फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका से निकट संबंध स्थापित करना हमारे लिए अपरिहार्य हो गया है। तो बदली हुई परिस्थितियां देखते हुए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अन्य यूरोपीय शक्तियाँ, इसके साथ साथ जो अन्य यूरोपीय देश है उनके साथ भी अपने संबंधों को, अपनी सैनिक संबंधों को अधिक मजबूत और अधिक प्रगाढ़ बनाएं, जिससे हम किसी एक देश पर निर्भर न होकर रह जाएं। इसके अतिरिक्त अब हमारा जो आज का बिंदु है, भारत और अमेरिका और यूरोपीय देश, इंडिया, US एंड यूरोपियन स्टेट्स, भारत और अमेरिका तथा एवं यूरोपीय देश, भारत, अमेरिका एवं यूरोपियन देश। आज शायद अमेरिका को जितनी भारत की जरूरत है उतनी भारत को भी अमेरिका की जरूरत है। अमेरिका में चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे डेमोक्रेट बने या रिपब्लिक आए, अमेरिका में आपको पता है द्विदलीय व्यवस्था है, जहाँ पर एक बार राष्ट्रपति है या राष्ट्रपति है वो या तो डेमोक्रेट बनता है या रिपब्लिक बनता है। तो डोनाल्ड ट्रंप बने चाहे जो दूसरे राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन बने, तो चाहे जो बाइडेन राष्ट्रपति हो, जो वर्तमान में राष्ट्रपति बने जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप, या जिसे हम कह सकते हैं चाहे डेमोक्रेट बने या रिपब्लिक बने, कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति या कोई भी अमेरिका का प्रशासक भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता। भारत विश्व में उभरता हुआ बाजार है और इस बाजार की सभी को जरूरत है, और अमेरिका जैसा देश है वो भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता। तो भारत, अमेरिका एवं यूरोपीय देशों के बीच में हम संबंधों को बढ़ेंगे। तो भारत की वर्तमान में विदेश नीति क्या है? भारत की विदेश नीति वर्तमान में क्या है? अत्यंत व्यवहारिक है। हम व्यवहारिक पक्ष को, हम अपने लाभ को देखते हैं। हमारी विदेश नीति है वो हमारे भारत, इंडिया फर्स्ट की नीति पर आधारित है। वर्तमान जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वर्तमान जो सरकार है को भारत की सुरक्षा जरूरतों एवं एशिया में बदली नवीनतम राजनीतिक समीकरणों का पूर्ण रूप से ज्ञान है। तो वर्तमान सरकार को भारत की सुरक्षा जरूरतों, उसकी सुरक्षा की स्थिति और एशिया में बदली हुई जो नई राजनीतिक समीकरण है उसको साधने के लिए, क्योंकि आपको पता है एशिया में भारत के दो प्रमुख रूप से मार्ग में बाधाएं रही है, एक पाकिस्तान और एक नई बाधा और उपस्थित हुई है चीन, जो पहले भी बाधा रही है लेकिन वर्तमान में चीन का खतरा है वो ज़्यादा है। तो हमें बदली परिस्थितियों के अनुसार हमें दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। दक्षिण एशिया में हमें शक्ति संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि हम चीन को बैलेंस कर सकें। चीन के साथ हमारी प्रतिद्वंदिता आपको पता है जग जाहिर है। तो चीन को बैलेंस करने के लिए हमें अमेरिका जैसे देशों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने की
महती आवश्यकता है। पाकिस्तान और चीन दक्षिण एशिया में भारत के सबसे बड़े शत्रु देश हैं। तो पाकिस्तान और चीन, इनको यदि हम काउंटर करेंगे तो इसके लिए हमारे संबंध है वो यूरोपीय देशों के साथ विशेषकर और अमेरिका के साथ मधुर होने चाहिए। हमारी विदेश नीति में जो ये परिवर्तन आया वो चीन की जो विस्तारवादी नीति है, चीन है वो विस्तारवादी नीति पर हमेशा विस्तारवादी नीति पर विश्वास करता रहा है। तो हमें चीन की विस्तारवादी नीति है उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए, चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए महत्वपूर्ण साथियों की आवश्यकता है जो महाशक्ति हो, जो शक्तिशाली हो और चीन के आगे न झुके। संभवतः वो देश अमेरिका ही है, क्योंकि चीन वर्तमान में दुनिया में जो कोरोना वायरस है वैसे दुनिया में वो बदनाम हो चुका है और उसका व्यापार है वो बहुत कम रह गया है। अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो इस कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस तक कहते थे और चाइना के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के पक्षधर थे। वर्तमान में जो बाइडेन की सरकार आई है, चाहे अमेरिका में कोई सरकार हो, उसकी विदेश नीति में बेटा ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारी विदेश नीति में ये परिवर्तन चीन के नवीन प्रखरतापूर्ण नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप आया है। चीन है वो विस्तारवादी नीति को मानता है। ऐसे समय जब विश्व में केवल एकमात्र महाशक्ति है संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको पता है दुनिया में एक ही ध्रुव है, एक ही महाशक्ति है और एक ही सैन्य गठबंधन है नाटो। तो अमेरिका आज दुनिया की एकमात्र महाशक्ति है, उसके साथ भारत के संबंधों को मधुर रखना बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आपको पता है अमेरिका के थिंक टैंक को भी लगता है कि भविष्य में उसे चीन चुनौती देगा, तो चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका वो भारत जैसे देशों को, दक्षिण एशिया में भारत जैसे देशों को तैयार कर रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी पुनः संतुलन की विदेश नीति को पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। जो जहां भारत की पाकिस्तान की नीति सदैव भारत पर केंद्रित रही है, जहां पाकिस्तान की नीति सदैव भारत पर केंद्रित रही है ना। पाकिस्तान के लिए तो इंडिया ही सब कुछ है। इंडिया के साथ वो दुश्मनी दिखाकर अपनी सेना को मजबूत करता है। आईएसआईएस अमेरिका जो आईएसआईएस के अलावा जो अन्य आतंकवादी संगठन जैसे अल कायदा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर ए तोयबा है, जैसे आतंकवादी संगठन है, वो उनको मजबूत करता है, भारत में उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है, बाध्य करता है। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हो, चाहे पाकिस्तान का रुख रहा हो, वो हमेशा भारत के विरोधी ही रहा है, भारत के विपरीत ही रहा है। भारत की विदेश नीति हमेशा आपको पता है विश्व उन्मुख होने के कारण अधिक व्यापक है, क्योंकि हम किसी एक देश विशेष को टारगेट नहीं करते। हमारी जो विदेश नीति है वो विश्व उन्मुख है, हमारा ध्यान विश्व के सभी देशों की ओर है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर, आपको पता है भारत में आतंकवाद को, आपको पता है जब से जो अल कायदा का जो चीफ है ओसामा बिन लादेन, जो पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया है, इससे पूरी दुनिया का ध्यान है वो अब आतंकवाद की ओर और उसके पोषक के रूप में, उसके स्वर्ग के रूप में, आतंकवादियों को पालने के रूप में पाकिस्तान वो दुनिया के टारगेट पर आ गया है। तो भारत पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग करने में हमेशा कोशिश करता है और भारत को काफ़ी हद तक बेटा सफलता भी मिली है। वर्तमान में भारत की विदेश नीति है वो इस रूपांतरणकारी चरण में है। हमारे भारत की विदेश नीति है वो विश्व उन्मुख है। हमारी जो नीति है वो विश्व की ओर रही है, हमारा ध्यान वो विश्व की ओर रहा है। हम ये किसी देश के विरुद्ध में नहीं है। भारत ने हमेशा क्या किया है पाकिस्तान को, क्योंकि पता है आपको पाकिस्तान है पूरी दुनिया में इज द एपिक सेंटर ऑफ द टेररिज्म। पाकिस्तान है वो दुनिया में, पाकिस्तान है वो दुनिया में आतंकवाद का या कट्टरवाद का या कट्टर
वाद का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। आपको पता है पाकिस्तान है वो दुनिया में आतंकवाद का, टेररिज्म का, दुनिया भर में आतंकवाद को फैलाने का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, सबसे बड़ा मूल केंद्र है। सबसे कट्टरवाद, इस्लामिक कट्टरवाद को फैलाने में पाकिस्तान है वो दुनिया में सबसे अग्रणी साबित हो रहा है। और दुनिया में जहाँ भी कहीं आतंकवादी घटना होती है उसके पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पाकिस्तान का हाथ है वो हमेशा पाया जाता है। तो हमारी विदेश नीति है वो केवल पाकिस्तान पर आधारित नहीं है। हम अपने फायदे, अपने नुकसान देखकर हम अपनी विदेश नीति का पालन करते हैं। एशिया में क्योंकि हम दो शक्तियों से घिरे हुए हैं, एक पाकिस्तान और एक चीन, तो चीन की हमें विस्तारवादी नीति या प्रतिक्रियावादी नीति, और पाकिस्तान में जो आतंकवादी नीति है, जो जम्मू कश्मीर में या पंजाब में खालिस्तान को बढ़ावा देना, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना करना, वहाँ के लड़कों को जिहाद के लिए प्रोत्साहित करना, वहाँ के लोगों की मानसिकता में जिहादी मानसिकता को फैलाना, ये पाकिस्तान की नीति का प्रमुख रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो भी भारत में आतंकवादी घटनाएं करती है। अल कायदा है, आईसिस है, लश्कर तोयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, तालिबान है, इनको भारत में प्रश्रय देकर भारत में आतंकवादी घटनाओं के लिए प्रेरित करता है। पाकिस्तान हमेशा उसकी नीति यही रही है। तो पाकिस्तान है उसको काउंटर करने के लिए हमें शक्तिशाली अपनी विदेश नीति को अपनाना होगा और पाकिस्तान को दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग करना, अलग थलग करना, अलग थलग करना, ये हमारा विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग करना, पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बिल्कुल अकेला कर देना ताकि कोई भी देश उसका साथ नए देश की, यहाँ तक कि चीन भी उसका साथ नए देश की। तो भारत की वर्तमान विदेश नीति है वो रूपांतरणकारी चरण में है। अब हमारा जो हमारी विदेश नीति है वो यूरोप पर केंद्रित है, अमेरिका पर केंद्रित है। इसके बावजूद भी हमने अपने रूस के साथ संबंधों को हमेशा से मधुर बनाए रखा है। इजराइल भी हमारा एक नया रक्षा क्षेत्र में पार्टनर बनकर उभरा है। तो हमारी विदेश नीति है वो किसी एक देश पर आधारित नहीं है। हमने अपनी विदेश नीति को सर्वव्यापी बनाया है, सर्वोन्मुखी बनाया है। हमने हमेशा से जियो और जीने दो को सिद्धांतों पर विश्वास किया है। जहां आपको पता है पाकिस्तान की विदेश नीति है वो हमेशा से भारत पर केंद्रित रही है, जबकि भारत की विदेश नीति है वो विश्व उन्मुख रही है। हमने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका के देशों के साथ, दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देशों के साथ हमने अपने संबंधों को मजबूत किया है। चाहे आसियान हो, चाहे दक्षेस हो, चाहे नाटो हो, चाहे विश्व में अन्य कई सैनिक अभियान हो, भारत ने हमेशा से अपना सहयोग दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में भारत की महती भूमिका है वो रही है। हमारा प्रयास हमेशा से बेटा यही रहा है कि दुनिया शांति से रहे, दुनिया का कल्याण हो, भलाई हो, कहीं युद्ध जैसी स्थिति है वो पैदा न हो। तो बेटा ये आपका अध्याय है वो पूरा हो गया। अब महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों का निर्धारण विदेश नीति का हिस्सा रहा है। भारतीय विदेश नीति की विशेषता हमने पढ़ी थी इस पाठ के शुरुआत में। कौन सी विदेश नीति है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, जियो और जीने दो। उपनिवेशवाद, एक शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे कमजोर देश पर अनाधिकृत रूप से बलपूर्वक कब्जा कर लेना, उसका शोषण करना। साम्राज्यवाद यानी अपने देश के फैलाव का हमने विरोध किया है। रंग भेद की नीति, जो दक्षिण अफ्रीका की जो गोरी सरकार थी जो काले लोगों के साथ भेदभाव करती थी, उस रंग भेद की नीति का हमेशा विरोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन, हमने दुनिया की जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद, उनकी शांति प्रयासों का समर्थन किया है। पंचशील के सिद्धांत, 5 शील मान आचरण के सिद्धांत,
उनका समर्थन किया है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता अर्थ है दोनों गुटों से पृथक रहना, अलग रहना और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना और दुनिया में सक्रिय भूमिका निभाना। अब गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? अभी गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? दुनिया में किसी भी गुट में शामिल न होना और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना, सत्य का साथ देना। गुट निरपेक्षता या असंलग्नता की नीति कहलाती है। तो विश्व में किसी भी गुट में शामिल न होना, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना, सत्य का साथ देना। गुट निरपेक्षता या असंलग्नता की नीति है दुनिया के साथ किसी भी गुट के साथ सैनिक संधि न करना, नाटो के साथ या जो पहले वारसा था उसके साथ किसी प्रकार की सैनिक संधि न करते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना और दुनिया में अपने सक्रिय होकर या दुनिया के जितने भी शांतिपूर्ण कार्य उनमें भाग लेकर अपने विदेश नीति को मजबूत बनाना। आपको पता है सोवियत संघ का विघटन हो गया, अब सोवियत संघ से कई देश निकल चुके हैं। आज 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई है। आज दुनिया में एकमात्र ध्रुव है, एकमात्र महाशक्ति है, वो यूएसए ही बचा है, अमेरिका ही बचा है। तो आज गुट निरपेक्षता के आंदोलन की प्रासंगिकता वो थोड़ी धूमिल पड़ती जा रही है, क्योंकि जो गुट निरपेक्ष देश शामिल थे वो भी देश उन्होंने भी अब वर्तमान में रूस के साथ या अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत किया है। तो गुट निरपेक्षता का अब इतना अधिक महत्व है, उपयोगिता जरूर है लेकिन इतना अधिक महत्व नहीं बचा है। सह अस्तित्व, अभ्यास के जो छोटे प्रश्न है वो भी करा देता हूँ बेटा। सह अस्तित्व का अर्थ क्या है? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, शांति से रहो और शांति से रहने दो। भारतीय विदेश नीति से मेल कौन सी चीज नहीं खाती है? कौन सी चीज नहीं खाती है? हमने उपनिवेशवाद का विरोध किया, साम्राज्यवाद का प्रसार, साम्राज्यवाद का विरोध किया, संयुक्त राष्ट्र में विश्वास किया। हमने साम्राज्यवाद का प्रसार कभी नहीं किया। तो इसका आंसर होगा बी। बी है या ब है, ये इसका आंसर है। शील का अर्थ क्या होता है? शील का अर्थ क्या होता है? मोहर होता है, लिफाफा होता है या आचरण होता है? आचरण को शील कहते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की संघ में स्थायी सदस्यता की हमेशा मांग की है। सुरक्षा परिषद, भारत का चाहता है कि सुरक्षा परिषद में उसको स्थायी सदस्यता दी जाए। तो भारत का हमेशा इच्छा है कि सुरक्षा परिषद का जो जब भी विस्तार हो तो भारत जैसे देशों को शामिल किया जाए। गुट निरपेक्षता के जो संस्थापक थे वो क्या कौन थे? पंडित नेहरू भी थे, कर्नल नासिर भी थे, मार्शल टिट्टो भी थे, यानी ये सभी है वो इसके सदस्य थे। तो बेटा मैंने आपको ये अच्छे से करवा दिया है। जो छोटे वाले प्रश्न है इसको दोबारा देख लो आप। सहअस्तित्व का अभी भावार्थ क्या है? ए, जियो और जीने दो। भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य मेल नहीं खाता है। बी, साम्राज्यवाद का प्रसार। शील का अर्थ क्या है? आचरण। शील का अर्थ क्या है? आचरण। भारत की ने संयुक्त राष्ट्र के संघ की स्थायी सदस्यता के लिए दावा प्रस्तुत किया है। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भारत ने हमेशा इच्छा है कि उसका विस्तार हो और भारत जैसे देशों को, लोकतांत्रिक देशों को, विश्व की जनसंख्या वाले देशों को, जिनकी जो आर्थिक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति, जो सैनिक महाशक्ति, ऐसे देशों को शामिल किया जाए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन से नेता थे? पंडित नेहरू जी भी थे, कर्नल नासिर भी थे, टिट्टो भी थे, यानी सभी थे। ठीक है, तो ये बेटा आपका ये टॉपिक है, ये मैंने अध्याय आपको पूरा करा दिया। कल हम संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन और विश्व शांति में योगदान, संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन, विश्व शांति में योगदान, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड वर्ल्ड पीस एंड द सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम यूएनओ भी कहते हैं, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये अध्याय आपका, आपकी विदेश नीति वाला अध्याय आपका समाप्त हो गया। इसको लिखना है बेटा, इसके प्रश्न उत्तर छोटे वाले बड़े वाले सारे प्रश्न आपको करने हैं, इसको याद करना है। शनिवार को अपनी कॉपी भेज दिया करो, मैंने आपको पहले भी कहा है। आपकी शनिवार की कॉपी है वो स्कूल में आनी चाहिए, ताकि मैं आपकी कॉपी है वो जांच कर सकूँ आपने कितना होमवर्क किया है, आप या पढ़ाई के बारे में कितना सोच रहे हो, ये मुझे पता चले। तो आपको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।